लेकिन साहित्य में जब बात करते हैं बिंबात्मक रचना है, बिंब प्रस्तुत किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है इन वाक्यों का? जब हम विशेष में लिखते हैं व्याख्या करते समय, तो बिंब का मतलब होता है, सुन लो ध्यान से इसको, बिंब और प्रतीक दोनों ही बता रहा हूं। बिंब और प्रतीक, तो क्या सोचते हैं वो? अपना खुद का मौलिक दिमाग लगाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अनुदित बड़ी मात्रा छोटी मात्रा है, तो इन दोनों में गड़बड़िया, तो ये गलत है या ये गलत है, यूं सोचते हैं, इतना ही दिमाग लगाते हैं। और शुरू तो ठीक लगता है उनको, इनमें से कोई नहीं, तो इन्हीं दो में से वो अपना उत्तर चुनते हैं, ए ब स द में से। तो यहां मैं बता दूं ये दोनों ही सही है। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, ए ब स और द, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें ए, इसमें अन, इसमें अनु, इसमें अनु, बड़ा कर दूंगा। और कंपटीशन में एक एक प्रश्न मायने का होता है, एक एक प्रश्न हजारों से आपको आगे ले जाता है और एक प्रश्न हजारों से आपको पीछे पटक देता है। बहुत भयंकर कंपटीशन है, बहुत भयंकर बेरोजगारी है। 3000 पटवारी लिए जाते हैं तो 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, अब तो ज्यादा ही भरे जा रहे हैं। समझ आई क्या बात है? साथ में मैं आपको यह बताऊंगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है, दोनों को ध्यान से सुनो, बड़ी बात है आपके लिए। तो आज चौथा पाठ है केदारनाथ सिंह, और आपके सिलेबस में इनकी 2 कविताएं हैं, बनारस और दिशा। तो पहले हम कवि के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपके एक प्रश्न आता है कवि परिचय, तो केदारनाथ सिंह के बारे में थोड़ा जानो। 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में इनका देहांत हो गया। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं पर उसी विश्वविद्यालय में आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी प्राप्त कर ली। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, लेक्चरर रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, उसमें भी भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया, रिटायरमेंट हुए। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, अब तो नहीं कर रहे, ये तो पुरानी किताब छप चुकी है, जबकि ये 2018 में देहांत इनका हो चुका था। केदारनाथ सिंह मूलतः तो मानवीय संवेदनाओं के कवि है। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। अब प्रश्न आ गया, बिंब क्या है? क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे। बिंब का मतलब होता है वस्तु, और उसकी जो परछाई होती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। बिंब प्रतिबिंब, समझ गए क्या? बिंब वस्तु को बोलते हैं। लेकिन साहित्य में जब बात करते हैं बिंबात्मक रचना है, बिंब प्रस्तुत किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है इन वाक्यों का? जब हम विशेष में लिखते हैं व्याख्या करते समय, तो बिंब का मतलब होता है, सुन लो ध्यान से इसको, बिंब और प्रतीक दोनों ही बता रहा हूं। बिंब और प्रतीक एक बार बता चुका हूं, भूल जाते हो आप, ध्यान नहीं देते। तो पहले बिंब को समझो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा। अगर कोई कवि प्रातःकाल उषा के समय उगते हुए सूर्य पर कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहता है, छोटी कविता बनाना चाहता है, तो अगर वो अपनी कविता में सीधे शब्दों का प्रयोग करता है कि सूर्य उदय हो रहा था, लाल लाल सूर्य उग रहा था, मोहक लग रहा था, तो ये तो सिंपल पंक्तियां हैं, इनमें कोई बिंब नहीं आया। बिंब का मतलब है कि कवि उसके माध्यम से जो वर्णन करना चाह रहा है, उसके माध्यम से कोई ना कोई सांसारिक चीज, कोई वस्तु, उसका तस्वीर दिमाग में उभार देता है, शब्दों से ही वो कुछ लिख देता है उसमें, इस तरह की शब्दावली। जैसे उन्हीं साधारण पंक्तियों को न लिख करके उगते हुए सूर्य के बारे में कवि लिखना चाहेगा, धीरे धीरे उदय हो रहा है, गोल गोल फुटबॉल सा, किक किसी ने मारी हो जैसे उसे, उछल कर ऊपर आ गया है। तो मतलब फुटबॉल नाम लेते ही हमारे दिमाग में फुटबॉल का चित्र उभर गया। ये सिंपल शब्दों से समझा रहा हूं बिंब क्या है। अगर वो सीधे शब्दों में कहे कि लाल लाल सूर्य उदय हो रहा है
और कुछ ही पल में पूर्व दिशा से प्रकट हो गया है। तो ये तो सिंपल शब्दावली है। और वो कहे कि गोल गोल फुटबॉल सा किक मारी हो किसी ने, उछल कर आ गया है ऊपर। तो कोई किक मारता है फुटबॉल के ऊपर उछल जाती है ना, तो वो सूर्य के माध्यम से वो फुटबॉल का चित्र दिमाग में ले आएगा हमारे। तो इस तरह का वर्णन करता है शब्दों से, तो उसको कहते हैं बिंबात्मक रचना। समझ गए? और प्रतीकात्मक सुन लो, एक कविता है जूता कविता, तो उसमें पूरी कविता मुझे याद नहीं है, मैं आपको प्रतीक समझा दूंगा। तो उसमें लिखा हुआ है, सड़क किनारे पड़ा है एक जूता दुमड़ा सा, कर दिया बहिष्कृत तिरस्कृत जिसको। मतलब यूं कह रहा है वो कि एक जूता जो है उसको जब तक वो पैरों की रक्षा करता रहा, उपयोगी रहा, तब तक उसको सम्मान के साथ घर में रखा गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों की रक्षा करना बंद कर दिया, यानी वो पुराना हो गया या फट गया, तो उसे फेंक दिया गया, तिरस्कृत कर दिया गया और पड़ा है सड़क के किनारे। अब चमड़े का जूता है, कई लंबे समय तक बाहर पड़ा रहेगा धूप में, कभी बारिश आई तो वो गीला हो जाएगा, फिर सूरज का प्रकाश आएगा तो आपको पता है जो जूता है वो अकड़ जाता है, चमड़े का होता है वो ना, भीगकर सूखने के बाद। तो कह रहा है दुमड़ा सा पड़ा है, ऐंठा सा पड़ा है। तो मतलब ये पूरी कविता जो है ना वो जूते को लेकर लिखी गई है। अब मैं आपको नई बात बताऊं, इसमें जूते के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता वो कहना चाहता है उस गरीब तिरस्कृत व्यक्ति के बारे में कहना चाह रहा है कि जब तक वो समाज के लिए काम करता रहा तब तक लोगों ने उसका थोड़ा सम्मान किया, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध हुआ या असहाय हुआ तो उसको लोगों ने दुत्कार कर दरकिनार कर दिया। मतलब गरीब आदमी को समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसको सम्मान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि बात तो उसने जूते के माध्यम से कही है सारी की सारी। कविता पढ़ते हैं तो यूं लगता है जैसे जूते के बारे में कह रहा है, लेकिन बात जूते की नहीं है, एक गरीब व्यक्ति की है, शोषित व्यक्ति की है। तो जूता तो उस गरीब व्यक्ति का प्रतीक है। तो किसी चीज के माध्यम से दूसरी बात को बता देना तो उसके लिए वो चीज प्रतीक बन जाती है। तो जूता गरीब आदमी का प्रतीक है। और इस तरह से कोई कविता लिखता है सीधे प्रत्यक्ष ना लिख करके माध्यम बना करके, तो उसको बोलते हैं प्रतीकात्मक रचना। अब बताओ ये बताई थी कि नहीं बताई थी पहले? तो भूलने के लिए थोड़ी बताई थी। तो आगे देखो, केदारनाथ जी ने अपनी कविताओं में बिंब विधान पर ज्यादा जोर दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरा है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी तरह की कविताएं हैं। संवेदना और विचारबोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं, यानी मार्मिक संवेदना में बात को पिरोकर और कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। तो उनकी कविताओं में संवेदना और विचार बोध दोनों एक साथ चलते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है, नमन करने योग्य, और उसमें एक नई ऋजुता यानी सरलता और बेलोसपन आया है, खुलापन। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता है। शिल्प क्या होता है? निर्माण। शिल्प क्या होता है? और शिल्पी निर्माता। जैसे आपको कोई कहे ताजमहल का शिल्पी कौन था, है ना, तो शिल्पी मतलब निर्माता, कारीगर, और शिल्प होता है निर्माण। तो वो तो उस महल की बात है। कविताओं में शिल्प की बात करें तो शिल्प का मतलब होता है निर्माण। तो कविता कैसे निर्मित होती है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कविता शब्दों से बनती है, और शब्दों का जो खेल है एक तरह से शब्दों का संयोजन करना, उसी से, और उसमें तुक मिलाना, लय लाना, है ना, मात्राओं वर्णों का नियम, ये सब कुछ मिलाकर ही तो कविता का निर्माण होता है ना। तो कविता के शिल्प की बात करें तो उसमें सहजता है, अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाता है। अकाल में सारस जो कविता संग्रह, उस पर उनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये बहुत चर्चित रही थी। अकाल में सारस प्रश्नों में भी आता है, पूछा जाता है कंपटीशनों में इसके बारे में।
1994 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान भी इनको मिला हुआ है। कुमार आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार, ये इनको कई अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं केदारनाथ सिंह को। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाग, टोल्स्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद, और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत, ये इनके निबंध संग्रह है। कब्रिस्तान में पंचायत किताब है, निबंधों का संग्रह, वो केदारनाथ सिंह का है। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। यह एक शब्द आ गया, मैं पहले उसकी जानकारी दे देता हूं, ध्यान से सुनना, देखना इस शब्द को। कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न देता है, ए में दे देगा अनुदित, ब में दे देगा अनुदित, स में दे देगा शुरू और द में दे देगा इनमें से कोई नहीं, और पूछेगा इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए, गलत शब्द छांटिए। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान से सुनना। तो कई बच्चे जिनको ज्यादा अभ्यास होता नहीं, ज्यादा पढ़े हुए नहीं होते, तो क्या सोचते हैं, वो अपना खुद का मौलिक दिमाग लगाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अनुदित बड़ी मात्रा छोटी मात्रा है, तो इन दोनों में गड़बड़िया, तो ये गलत है या ये गलत है, यूं सोचते हैं, इतना ही दिमाग लगाते हैं। और शुरू तो ठीक लगता है उनको, इनमें से कोई नहीं, तो इन्हीं 2 में से वो अपना उत्तर चुनते हैं, ए ब स द में से। तो यहां मैं बता दूं, ये दोनों ही सही है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में आता है कि भारतीय या तो ये सही होगा या फिर भारतीय ये सही होगा, दोनों सही थोड़ी हो सकते हैं। बात तो सही है, एक शब्द 2 प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, है ना, एक शब्द एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, समझ आई बात है। तो लेकिन बात यह है कि इन शब्दों को छोड़ो, ये तो शब्द ही अलग अलग है और दोनों सही है। अलग अलग कैसे हैं इनमें? अच्छा एक बात और सुनो, कई बार वो ये दे देता है, ये दे देता है, उसमें मूल शब्द पूछ लेता है, या कई बार उपसर्ग पूछ लेता है। तो सुनो, जैसे इसको मैं बता रहा हूं, तो अनुदित, इसके टुकड़े करते हैं, या पहले आपको ऑप्शन देकर बताऊं? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, ए ब स और द, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें ए, इसमें अन, इसमें अनु, इसमें अनु बड़ा कर दूंगा, या इसमें अन लगा दूंगा, कोई भी ऑप्शन मेरी मर्जी से 4 ऑप्शन डाल के छोड़ दूंगा और पूछूंगा कि इनमें सही उपसर्ग कौन सा है। तो जिसका नहीं देखा हुआ, नहीं समझा हुआ, तो गलत करके आएगा ना। और कंपटीशन में एक एक प्रश्न मायने का होता है, एक एक प्रश्न हजारों से आपको आगे ले जाता है और एक प्रश्न हजारों से आपको पीछे पटक देता है। बहुत भयंकर कंपटीशन है, बहुत भयंकर बेरोजगारी है। 3000 पटवारी लिए जाते हैं तो 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, अब तो ज्यादा ही भरे जा रहे हैं। समझ आई क्या बात है? तो आप इन चीजों को गहराई से समझा करो, शब्दों का नॉलेज लिया करो। तो ये अगर आप सोचते हो कि उपसर्ग छांटने हैं, तो पहले तो आपके मोटी सी बात दिमाग में ये रहनी चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग शब्दांश होता है और शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने ए को उपसर्ग मान लिया तो फिर नूदित तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये तो गलत छांटा है आपने, ये तो ठीक है। अगर आपने अन छांट दिया, हलंत है इसकी, हलंत है, ठीक है, ये छांट दिया तो मतलब ए और न के हलंत लगाया तो बड़ा ऊ बाहर आ गया ना, तो बड़ा ऊ बाहर आ गया, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये भी गलत है आपका, ये कोई शब्द होता नहीं है। हाँ ये होता है उदित, उदित होता है उदय होना, सूर्य उदित हो गया, सूर्य निकल गया, उदित होता, ये नहीं होता, बड़ा ये शब्द नहीं होता, ये सही है, ठीक है। तो अगर आप हलंत वाला छांटते हो उपसर्ग, तो हलंत लगाएंगे इसके तो ऊ बड़ा ऊ बाहर आएगा, तो ये शब्द निकलेगा, ये गलत है। तो ये 2 आपके गलत हो गए। अब बात करते हैं, ये छांटते हैं अनु, इतना सा। तो पहली बात तो है कि आप परीक्षा देने से पहले हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और दूसरी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग थोड़ा नजर दौड़ा के जाइए उन पर, तो आपको याद आएगा कि बड़ा अनु, अनु ये तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं, तो मैं छांटूंगा कैसे? अगर आपके उपसर्ग के सारों की एक बार रीडिंग लगाई होगी ना,
तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो उपसर्ग होता ही नहीं, तो इसको तो छोड़ो। और इसको अगर आप उपसर्ग मान लोगे तो दित कोई शब्द ही नहीं है, जबकि उपसर्ग तो किसी शब्द के पहले ही तो जुड़ते हैं ना, तो पहले जुड़े को हटाओ तो शब्द तो बचना चाहिए ना, अब शब्द बच ही नहीं रहा, समझाई बात है? तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं एन है, हलंत नहीं है जिसमें अन्य, तो अन्य अगर हलंत नहीं है तो यूं करेंगे, आगे अगर उदिति मान लेंगे तो फिर ध्यान से सुनना, अन्य तो यहां पर ए है, ए के आगे ऊ आता है तो ओ बनता है, महाप्लस में उत्सव महोत्सव, समझ में आई क्या? सूर्य प्लस में उदय तो सूर्योदय, ओ बनता है, तो यहां तो फिर अनोदित होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है उपसर्ग, इसको भी हटाओ इसको भी हटाओ, तो ये एक बच गया। अब देखो इसको कैसे बनाइए, इसमें अनुपसर्ग है छोटा, अनु प्लस में उदित, तो ये कैसे बना है? अनु छोटा प्लस में छोटा उ और उदित, तो यहां छोटा उ और छोटा उ बड़ा उ दीर्घ संधि से, तो ये बन गया, तो अनुपसर्ग है इसमें, समझे ये बात है? तो इसमें तो है अनुपसर्ग, ये वाला उपसर्ग है, और इसमें है अन्य हलंत वाला, अन्य हलंत है इसमें, अन्य प्लस में उदित, जो उदित नहीं हुआ वो अनुदित, एक तो होता है उदित होना, एक होता है अनुदित यानी उदित नहीं होना, समझ गए? तो ये तो वो है उदित नहीं हुआ वो, और ये है अनुदित, अनु होता है बाद में, ये दो शब्द आपने कभी याद किए होंगे, अणु और अनु, कभी याद किए होंगे, अणु होता है कण और अनु होता है पीछे, तो जैसे कहते हैं अनुगमन पीछे गमन करना, अनुसरण पीछे चलना, समझ आएगी बात है? तो ये है अनु और उदित, अनु होता है पीछे और उदित होता है प्रकाश में आना, तो पीछे प्रकाश में आना बाद में प्रकाश में आना, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कोई किताब लिख दी तो मैं उसका लेखक हो गया, किसी और ने उस किताब को इंग्लिश में तमिल में या दूसरी भाषा में छाप दी तो उसका अनुवाद हो गया, वो अनुदित रचना होगी, अनुदित, वो अनुदित रचना है, एक बार तो उदित होगी, वो मैंने लिखा प्रकाश में आ गई वो, फिर दोबारा उसने दूसरी भाषा में कर दिया तो वो अनुदित हो गई, और वो जो है वो अनुवाद करने वाला हो गया, समझ आई बात है? मूल लेखक तो मैं होऊंगा, वो उसका अनुवाद करता हो गया, समझ आई क्या बात है? तो ये दो शब्द अलग अलग हैं, अनुदित यानी अनुवाद की हुई, दोबारा देख लो, जो उदित न हो, ठीक है, और ये है अनुदित मतलब अनुवाद की हुई, अनुवाद की हुई, तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो अब इसमें किताब में देखो आप, इसने लिखा है कि उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ, अनुदित मतलब। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। तो पहली इनकी कविता है बनारस। उसमें क्या है, आपने जुलाई में पढ़ा होगा, बहुत पुराना पढ़ा हुआ हो गया, थोड़ा सा दोबारा दोहरा देता हूं। बनारस कविता में आपने क्या पढ़ा था? बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के, वाराणसी जिसको बोलते हैं, बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी है, गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा है, गंगा के घाट, मंदिर और मंदिरों में घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें बसंत उतरता है, उसका चित्र बनारस कविता में अंकित किया गया है। ये तो काव्य की शैलियां होती है, किस शैली में वो लिख रहा है। काव्य में जो व्यंजना शैली होती है उससे रोचकता आती है। इस शहर के साथ मिथ की आस्था ये है कि काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। मिथ के मतलब काल्पनिक, हालांकि किसी ने स्वर्ग देखा नहीं है, तब इसने मिथ के शब्द का प्रयोग कर दिया। और लोगों की मान्यता है ये क्या, कि गंगा के घाट पर काशी में अगर कोई देह त्यागता है या वहां स्नान करता है तो पुण्य की प्राप्ति होती है या मोक्ष मिलता है, ऐसी धारणा है। ये धारणा किसी ने हकीकत में प्रत्यक्ष सिद्ध होते हुए नहीं देखी, इसलिए यहाँ इन्होंने मिथ के शब्द का प्रयोग कर लिया। गंगा में बंधी नाव है, एक और मंदिरों घाटों पर
जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि है, चिता की अग्नि, उनसे और हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं है। यही सब कुछ तो मिलाकर है बनारस। तो बनारस में आपने क्या समझा? एक तो बनारस में वो शुरुआत में कह रहा है कि धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, वहीं नदी के किनारे पर लोगों का, श्रद्धालुओं का जमघट है, भिखारियों का भिक्षा मांगना ये भी आपको दिखाई देगा, और तरह तरह के जीव प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए गंगा में वहां स्नान करते लोग दिखाई देंगे। आस्था का केंद्र है और लोगों की मान्यता है कि वहां स्नान करने से या देह त्याग करने से वहां क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मिथ्य की धारणा है। और तीज त्योहार है, मंदिरों की घंटियों के, शंखनादों के वहां स्वर सुनाई पड़ते हैं। ये सब मिलाकर ही तो बनारस है। और बनारस क्या है? तो बनारस की मोटी मोटी विशेषताएं बताइए। यहाँ उसने, यहाँ हर कार्य अपनी रो में होता है। रो मतलब एक पंक्ति में, एक लयबद्ध तरीके से होता चलता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्रय और भक्ति का मिला जुला स्वरूप ही बनारस है। ये एक दो पंक्तियां आप अपने उत्तरों में यूज करने के लिए नोट करते रहना। प्रत्येक पाठ में से दो दो तीन तीन पंक्तियां नोट कर लेना अलग से बना करके, और वो अपने उत्तरों में यूज करना। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। पुरानी परिपाटी के का तो चित्रण वही हुआ है, साथ में जो नवीन संस्कृति का प्रचलन वहां हो गया उसकी भी झलक देखने को मिल जाती है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस का एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी है। भाषा तो बहुत सरल है, आपने पढ़ी है ये कविता, पर भाव गहरे दिखाने का प्रयास किया है कवि ने। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ साथ कवि की सूक्ष्म दृष्टि का भी परिचायक है। आपको भले ही ये कविता, बनारस कविता सिंपल लगे, लेकिन कवि ने किन किन मुद्दों को अपने विचार में लाकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ये विलक्षण शक्ति कवि की यहाँ दिखाई देगी आपको। अब दूसरी एक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, दिशा। तो ध्यान देना इस कविता पर। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। इसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है? तो बालक का बहुत ही सरल उत्तर होता है, जिधर मेरी पतंग भागी जा रही है। कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है? बोला जिस साइड में मेरी पतंग उड़ रही है उधर हिमालय है। यानी वो अपनी धुन में पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ती चली जा रही है आकाश में बहुत ऊंचाई तक, और हिमालय उसका सुना हुआ होगा कि हिमालय भी बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो बच्चे ने अपनी मौज में आकर के कह दिया कि हिमालय उस दिशा में है जिस दिशा में मेरी पतंग उड़ी जा रही है। तो यहाँ छोटी सी बात है, पर बात यह है कि बच्चों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो अपनी बात को अपनी कल्पनाओं में खुद ही उत्तर तैयार करके रखते हैं और वो उसी प्रकार का बोला भाला उत्तर दे देते हैं। इस बात का यहाँ अंकन किया गया है। तो कवि इसको बोलते हैं बाल सुलभ उत्तर, बाल सुलभ बातें। बाल सुलभ का मतलब क्या होता है? जो बच्चों के लेवल की बातें होती है, जो बच्चों के लिए सुलभ होती है, जो बच्चे ही आसानी से बोलते हैं। हमारे दिमाग में बच्चों वाली बात नहीं आती, समझाई बात है। अब बाल सुलभ बातें और क्या है, मैं एक अलग से उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको। साथ में मैं आपको यह बताऊंगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है। दोनों को ध्यान से सुनो, बड़ी बात है आपके लिए। पहले बताता हूं मैं, दोनों बातें एक साथ क्लियर होगी। आपने ईदगाह कहानी पढ़ी है? पढ़ी है ना? उसमें एक प्रश्न आता था और मैंने कई बार प्री बोर्ड में दिया था कि ईदगाह कहानी के आधार पर बताइए मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। ये मैंने प्रश्न दिया है प्री बोर्ड में। प्रश्न ध्यान में आया आपके? ईदगाह कहानी के आधार पर स्पष्ट करो कि मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। ये तो प्रश्न था। कई बच्चों के प्रश्न ही समझ नहीं आता, तो वो करते क्या है पता है? क्या करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर फटाक से देखते हैं, ईदगाह याद आ गया, प्रेमचंद वाली कहानी लिखते हैं। एक हमीद था, मेला था, ईदगाह में जा रहे थे, उछलते कूदते गए और मेले से चिमटा खरीदा। हामिद को अपनी दादी पर दया आ गई, ये वो पूरी कहानी लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना था वो बताया ही नहीं। सिद्ध करना था, इस कहानी को नहीं लिखना था, पर कहानी लिखते हैं। हमारे हिंदी में यही गड़बड़ होती है बच्चों के।
वो बच्चे प्रश्न का पूछते नहीं है कि मूल भाव क्या है, मूल संवेदना क्या है, उद्देश्य क्या है, उस कविता में संदेश क्या है, वो कुछ भी गौर नहीं करते। कविता ध्यान में आ गई, कहानी ध्यान में आ गई, उस कहानी को लिख देंगे। ले भी अब तू जाने, तेरा काम जाने, कर ले, इसमें मूल संदेश छांट ले, उद्देश्य छांट ले, मैंने तो लिख दिया। तो मैं आपको एक एक शब्द बता रहा हूं। पहले तो मैं बता रहा हूं, बाल मनोविज्ञान को छोड़ो, पहले मनोविज्ञान ही समझो। मनोविज्ञान शब्द है, उसका अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। कई बार लोग इतने पारखी होते हैं, उनकी सोच इतनी सूक्ष्म होती है कि लोगों के मनोभावों को पहचान लेते हैं। मनोभाव, ठीक है। और कई कई जंडू होते हैं, दोस्ती बनाए रखते हैं सालों साल, और कोई छोटी मोटी घटना हुई उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। फिर वो समझाता है कि यार मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और यार अपनी कितनी लंबी दोस्ती रही हुई है, मेरी छोटी सी बात को तू अन्य अर्थ में ले गया, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था। तो कहने का मतलब ये थोड़ा था, वो क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि वो मनोविज्ञान का पारखी नहीं है। हमारे एक कहावत है गांव में, मारवाड़ी में बोल के बता रहा हूं कि पाडियो भैंस की आंख देख के थना करने को नहीं लगा। मतलब ये है कि जो भैंस का बच्चा होता है वो भैंस की आंखें देख करके और फिर वो उसके थनों के पास नहीं जाता। समझाई भाई? सुने आगे कभी आपने? अरे जब भैंस का दूध निकालते हैं तो सीधा ही भैंस दूध थोड़ी देती है, पहले उसके बछड़े को उसके थनों के पास ले जाते हैं, वो थोड़ा बहुत चूंगता है, उसके दूध पीता है, तब जाकर भैंस थनों में दूध डालती है। उसको मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, पाउसना। तो वो जब उसका बच्चा उसके थनों के पास जाएगा, दूध पिएगा, तो ही तो वो थनों में दूध डालेगी ना। समझाई बात है? लेकिन कई बार मान लो भैंस का थन दुखता है, कोई लगी है, तो जो बछड़ा है उसका जो बच्चा है वो उसके आएगा दूध पीने के लिए, तो वो या तो पहले ला देगी, कई बार वो उसकी चेहरे से ही वो जो बच्चा है वो उसके थनों के पास नहीं लगेगा। तो यार जब जानवर तक नजरों की भाषा पहचान लेते हैं तो फिर हम तो 2-4 दिन पास रहने से और अगले के आंतरिक भाव या उसकी मनोवृत्तियां थोड़ा थोड़ी पहचानने की क्षमता रख लेते हैं। जब जानवर समझ जाते हैं आंखों की भाषा, तो मनुष्य क्यों नहीं समझेगा? तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति दूसरे के मन की बातों को जानता है, परखता है, इतनी बुद्धि है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो वो समझ जाएगा। और वो मौलिक नियम भी जानता है कि किन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति कैसी बातें कह सकता है, किस परिस्थितियों में किस व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, खुशी में व्यक्ति किस किस प्रकार की बातें सोचा करता है, दुख में व्यक्ति के मुंह से किस प्रकार का वार्तालाप होगा, या किस प्रकार की वो आवेश में आकर बात करेगा। ये सारी बातें हम सामान्य रूप से तो हम भी समझते हैं कि आदमी क्रोधित होगा तो गाली निकाल देगा, है ना, लेकिन बाद में वो कहेगा कि यार मैंने क्रोध में कह दिया था। तो ये छोटी छोटी मानवीय दुर्बलताएं होती है, और जो साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है वो सारी बातें समझता है। तो ये तो है मन का विज्ञान पढ़ना, मनोविज्ञान। आप मनोविज्ञान तो समझिए ना, मन का विज्ञान पढ़ लेना। किन परिस्थितियों में आदमी के मन में क्या क्या भाव उठते हैं, किन परिस्थितियों में आदमी का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, इसको जान लेना, परख लेना, यही होता है मनोविज्ञान का पारखी होना। अब यहाँ है बाल मनोविज्ञान का पारखी होना। तो मुंशी प्रेमचंद है बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। कैसे? वो बच्चे का मन आसानी से पढ़ लेते थे। अब मैं आपको ईदगाह की कहानी के आधार पर बता रहा हूं, आपको मैं दोबारा याद करवा रहा हूं, गौर से सुनना और गौर से देखना। ईदगाह कहानी क्या है मैं बताता हूं। एक बच्चा है हामिद, उसके मम्मी पापा है नहीं, दादी ने उनको बहला रखा है कि तेरे मम्मी पापा भगवान के पास गए हैं, ईश्वर के अल्लाह के पास गए हैं, वो कुछ तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे। ऐसे बच्चा बड़ा हो रहा है, और एक बार गांव में ईदगाह का मेला होता है, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर जाते हैं, अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं, और वो मेले में जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी पसंद से चीजें खरीद लेते हैं, और हामिद जो है उसके दिमाग में आता है कि मेरी दादी के हाथ जल रहे हैं, तो मैं क्यों न चिमटा खरीद लूं। तवे से रोटी उतारते तो हाथ जल जाता है, तो वो थोड़ी सी समझदारी दिखाता है और चिमटा खरीद के ले आता है। दादी ने तो सिर पीट लिया कि कितना बेवकूफ लड़का है, मैंने तुझे कुछ पैसे दिए थे, उनकी कोई चीज खा लेता, पूरा दिन बीत गया है और खाली पेट तू रहा है, मूर्ख बच्चे। तब वो कहता है दादी तुम्हारे हाथ जल रहे थे तब लाया था मैं। कहानी इतनी है, और ये पूरी कहानी मैं चाहूं तो एक पेज पर लिख दूं, लेकिन आपने गौर किया होगा कितने पेज है उसके, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ।
अब गिने तो मेरे भी नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, वो कई पेजों में है, समझाई बात है। अगर 15-16 पेज है या 12-13 पेज है तो यार कहानी तो इतनी सी है ना, फिर इतनी पेज कैसे लिख दिए? ये दिखाता है कि वो बाल मनोविज्ञान के पारखी थे, तो कहानी को है ना यूं ही पूरा नहीं किया, पूरे बाल मनोविज्ञान का परिचय दिया है उस कहानी में। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे एक लाइन है, जब बच्चे तैयार होकर ईदगाह जाते हैं, अगर मैं कहानी लिखता तो मैं कहता बच्चों ने अपने अपनी मम्मी पापा से पैसे लिए और वो खेलते कूदे ईदगाह पहुंचे। मैं तो एक लाइन में ईदगाह पहुंचा देता उनको, और मुंशी प्रेमचंद ने उनको घर से ईदगाह पहुंचाने में 4 पेज यूज कर लिए। तो बीच में वो सारी बातें लिखता है। बच्चे यूं ही नहीं पूछते, बच्चों की अपनी एक अलग कल्पना, अपनी एक खेलने की या काम करने की, व्यवहार करने की, या प्रफुल्लित होकर के दौड़ने भागने की अलग ही एक उनमें आदतें होती है। तो वो लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद, बच्चे गलियों में जाते हुए दौड़ते हुए चलते हैं, कुछ बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते हैं तो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, फिर वो आगे वाले बच्चे रुक जाते हैं और पिछले वालों का इंतजार करते हैं। जब पीछे वाले बच्चे पास आने लगते हैं तो वो बच्चे दौड़कर और आगे चले जाते हैं। तो ये बातें किसके लिए सुलभ है? बच्चों के लिए। ऐसा बच्चे ही करते हैं। सियाने आदमी, समझदार व्यक्ति ऐसा करते हैं क्या? 10 आदमी कहीं जा रहे हैं सड़क पर पैदल चलकर किसी गांव में, तो वो ऐसे करेंगे, 2 आदमी आगे भागेंगे, 2 पीछे रह जाएंगे, फिर वो बैठ जाएंगे। लेकिन ये बातें कौन करेगा? बच्चा करेगा। ये बातें बच्चों के लिए सुलभ है, इसलिए ये शब्द है बाल सुलभ। जो बातें बच्चों के लिए सुलभ होती है, बच्चे ही कर सकते हैं, बच्चों में ही कॉमन होती है, तो उसके लिए आता है बाल सुलभ क्रियाएं। तो ऐसा बच्चा ही करता है। और सुनो, उनकी बातें अलग अलग होंगी बच्चों की। एक कहता है तूने जिन देखा है? जिन्नात कहां देखा है? कितने बड़े होते हैं? बोल बादलों तक। अब देखो, ये बातें बच्चों के मुंह पर शोभा देती है। हमारे से अगर कोई पूछे कि पहली बात की भूत देखा है क्या, चलो भूत होते नहीं होते अलग विषय है ये, पर अपने को कोई कहे अगर हमारा देखा होता है या कहीं फिल्मों में नाटकों में देखा होता है तो हम कहीं बहुत भयानक होता है, राक्षस बड़ा बड़ा होता है, सिंह होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं ना, तो काला कचूटा, तो हम यूं बताते हैं। लेकिन बच्चे बताएंगे तो उसकी कैसे बताएंगे कि हाँ भूत देखा है मैंने, जिन देखा है, बादलों तक लंबे होते हैं। ये बादलों तक लंबे होते हैं, ये शब्द किसके मुंह से निकलेंगे? बच्चों के। तो इसको बोलते हैं बाल सुलभ बातें। और ये मुंशी प्रेमचंद ने परखी है और अपनी कहानियों में लिखी है। इस आधार पर कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। समझाई बात है? एक चीज जो बाल मनोविज्ञान की नहीं है वो इसमें आई है, वो ये है कि बच्चा बहुत ज्यादा समझदार नहीं होता, जैसे बड़े व्यक्ति सोचते हैं, वो वाली बात इसमें डाली है। और वो बच्चे कुछ अलग ही ब्रिलियंट होते हैं। वो बात थी चिमटा खरीदना, दादी का ध्यान आना, ये समझदार आदमियों की बातें होती है। यहाँ एक थोड़ी सी समझदारी वाली बात है मुंशी प्रेमचंद ने दिखाई है। बाकी कहानी में बाल मनोविज्ञान ज्यादा दिखाया है, समझदारी वाली बात कम दिखाई है, बाल मनोविज्ञान ज्यादा दिखाया है। तो और भी उदाहरण दे सकते हैं, वो लास्ट में लिख देंगे। इस आधार पर कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। अब बात आती है इस कविता की दिशा कविता। इसमें भी बाल सुलभ बातें बताई है। बाल सुलभ वो बातें जो बच्चों के लेवल पर ही देखी जाती है, बच्चे ही जिस बातों का प्रयोग करते हैं। तो पूछा हिमालय कहाँ है, तो बच्चे ने अपनी मौज में कह दिया हिमालय उस दिशा में है जहां मेरी पतंग जा रही है। तो ये छोटी सी कविता थी। इस कविता में मैंने आपको मनोविज्ञान बता दिया, बाल मनोविज्ञान बता दिया। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। जो सत्य बात होती है ना, उसकी परिकल्पना बच्चे अपने अंदाज में कर लेते हैं। कवि को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है और उसी पर उसने 4 पंक्तियां जोड़कर कविता बना दी। कविता लघु आकार की है और यह कविता कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा बहुत ही सहज है। तो आप वही अपना क्रम रहेगा, पाठ परिचय में से कुछ पंक्तियां लिख करके अलग कॉपी में रखिए, उनको रीडिंग लगाते रहिए और उनका प्रयोग कीजिए अपने उत्तरों में। और पाठ का नाम, कवि का नाम, लेखक का नाम ये थोड़े बड़े अक्षरों में लिखकर अंडरलाइन करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।